हेलो दोस्तों, आपका इस आइए सर्वोदय में स्वागत है। आज हमारा 19 जुलाई 2023 है। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करूंगा। कृपया वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और जो आगे आने वाली नोटिफिकेशन होगा आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और हमारा एक विशेष जानकारी ये रहेगी कि आज हमारी जो 69 बीपीएससी हैं और आगे जो आपका आर्मी एग्जाम आपका सुपर टेट है, इस दोनों के एग्जाम को लेकर हमारी एक विशेष रिविजन बैच स्टार्ट हो रही है। आप लोग को जो देने वाले हैं वो जरूर ज्वाइन करेंगे जी। ये गूगल मीट पे सेशन होगी। इसकी मात्र फी आपको ये 399 है। कोई ज़्यादा फीस नहीं है चाहिए और ये बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएगी आपको। तो इसको जरूर ज्वाइन करेंगे। इसका जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा आपको। और वीडियो को जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इसको करने का जरूर प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज के इस टॉपिक पर जाएँ तो एक कल गठबंधन कह सकते हैं इसको। लगभग 25 से 30 पार्टियों का एक गठबंधन हुआ था। उसका एक नाम, नया नाम है इसको। ये इंपॉर्टेंट, क्या नाम दिया गया था, ये जो है इसका नाम दिया गया है इंडिया। जो 26 विपक्षी दलों का जो गठबंधन हुआ है उस पर एक नया नाम निकल के आया है, उसको नाम जानना है इंडियन। उसका नाम है इंडिया। इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो ये पूछा जा सकता है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया नाम रखा गया है। ये चीज़ें आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए पीटी, खासकर ये पीटी के मामले में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है कि सहारा के जो निवेशक के 45 दिनों में लौटेंगे पैसा। मतलब कहा जा रहा है कि आपको सहारा जो समूह है कि समितियों ने जिन लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसे से बरस फंसे हुए हैं, अब वे वापसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दावे सही पाए गए जाने पर वो 45 दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में अपना भुगतान कर दिया जाएगा। इन समितियों के निवेशक कर सकते हैं दावा। मतलब सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सारा यूनिवर्सल मल्टीपर्सल सोसाइटी, हमारा इंडियन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लैब, ये सब चीज़ें हैं। आगे चलें तो उत्सर्जन में कमी के लिए विकासशील देश को मिलेंगे 100 अरब डॉलर। जो हमारे वित्त मंत्री सीतारमण है, कहना है कि जलवायु जो परिवर्तन मामले के तहत उत्सर्जन को कम करने के उपाय के लिए विकसित देश जो है इस साल का विकासशील देशों को 100 अरब डॉलर देंगे। और G20 समूह के देशों के वित्त मंत्री क्या था, जो गवर्नर की बैठक को उस लेकर सहमति बन गई है। भारत की अगुवाई में यह फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 8 साल पहले हुए पेरिस समझौते के बाद विकसित देशों ने विकासशील देशों को समझौते के तहत अपनाए जाने वाले उपायों को हर साल 100 अरब डॉलर देने का वादा किया है, लेकिन किसी तरह का ऐसा अनुमान भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इस पर ये चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए मोदी एक राहुल गांधी का जो मामला है कि मोदी सरनेम को लेकर आपको एक है कि मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता जो राहुल गांधी हैं उनको अपील पर सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को सुनवाई करेगा। राहुल ने इस मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक की याचिका खारिज किए जाने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दिया है। देखिए पीटी का क्वेश्चन हो सकता है। आगे चलेंगे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा कि देखिए अरसे बाद, बहुत दिनों के बाद जो है भारत और चीन जो है एक वित्त मंत्रियों की बैठक, द्विपक्षीय बैठक हुई है। इसमें क्या है देखा जाए, बहुत दिनों के बाद, लंबे अरसे, कहा जा रहा है कि लंबे अरसे के बाद आपका भारत और चीन के वित्त मंत्रियों की मुलाकात हुई है। इसमें G20 से जुड़े, तो इसमें कहा जा रहा है G20 से जुड़े मुद्दों के साथ ही द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों की बात हुई। गांधीनगर में G20 के जो वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के जो प्रमुखों की बैठक मंगलवार को वित्त मंत्री सीतारमण और चीन के वित्त मंत्री जो है लियू कोन के बीच वार्ता हुआ है। इसमें अगर देखें जाए क्या हुआ है और ख़ास इसमें देखा जाए तो देखें, कहा जा रहा है कि क्योंकि इस दौरान चीन से भारत को होने वाले निर्यात में ज़बरदस्त वृद्धि का सिलसिला जारी है, लेकिन चीन के यहाँ होने वाले निर्यात में कोई खास वृद्धि नहीं हुआ है, कोई जो है खास वृद्धि नहीं हुआ है। वर्ष 2022 में पहली बार चीन के साथ भारत का व्यापार संतुलन 100 अरब डॉलर को पार कर गया था। वित्त मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि दोनों मंत्रियों के बीच G20 के वित्तीय एजेंडे पर बात हुई है। चीन के वित्त मंत्री ने G20 की अध्यक्षता के लिए भारत की भूमिका की सराहना की और कहा कि भारत की भूमिका की वजह से बहुत कुछ हासिल किया जा सका है। आगे चलें, देखिए यहाँ पे है कि G20 में सहमति बनाने में पूरी मदद करेगा फ्रांस। फ्रांस जो है, कहा जा रहा है कि G20 की सहमति बनाने में पूरी मदद करेगा फ्रांस। मतलब फ्रांस का कहना है कि वह भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 देशों के शिखर सम्मेलन को सफल बनाने में पूरी मदद कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। खास तौर पर सितंबर 2023 में होने वाले शिखर सम्मेलन में आम सहमति से एक साझा घोषणा पत्र जारी करने में भी वह भारत की कोशिश में मदद करेगा। भारत में फ्रांस के राजदूत मैनुअल मैक्लेलन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल में फ्रांस
यात्रा की जानकारी पत्रकारों को दे रहे थे। मंत्री स्तरीय G20 बैठक में फिर नहीं बनी सहमति। ठीक है, तो क्या हुआ कि अगर देखा जाए तो G20 देशों की एक और मंत्री स्तरीय बैठक में साझा घोषणा पत्र जारी करने को लेकर सहमति नहीं बन सकी है। गांधीनगर में 2 दिनों तक चली वित्त मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों के गवर्नरों की बैठक के बाद जो प्रपत्र जारी किया गया उसे आउटकम डॉक्यूमेंट एंड चेयरमैन समरी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? आउटकम डॉक्यूमेंट एंड चेयरमैन समरी नाम दिया गया है। वजह यूक्रेन का युद्ध ही रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देश साझा घोषणा पत्र में यूक्रेन पर रूस के हमले के कड़ी शब्दों में निंदा को शामिल करने की मांग कर रहे थे, जबकि चीन और रूस इसके पूरी तरह विरुद्ध थे। इसके अध्यक्ष की भूमिका भी निभा रहे भारत की चुनौती और बढ़ गई है। माना जा रहा है कि सितंबर 2023 में समूह के शीर्ष नेताओं की बैठक में भी साझा घोषणा पत्र जारी करने की संभावना धूमिल हो गई है। भारत जो है दिसंबर 2022 में G20 का अध्यक्ष बना है। भारत कब बना है? तो दिसंबर 2022 में अध्यक्ष बना है और उसकी अध्यक्षता जो है सुअध्यक्षता में समूह की सहमति नहीं बन पाई। साझा घोषणा पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष देश की होती है। और इसके बाद बेंगलुरु में वित्त मंत्रियों केंद्रीय बैठक के गवर्नरों की पहली बैठक, दिल्ली में हुई विदेश मंत्रियों की बैठक और बनारस में विकास मंत्रियों की बैठक के बाद भी कोई साझा घोषणा पत्र अभी तक जारी नहीं हो पाया है। ये चीज़ें है। आगे चलें तो राफेल विमान और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के सौदे को अंतिम रूप देने को वार्ता जारी है। मतलब कहा जा रहा है कि आपका भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल युद्धक विमानों और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को खरीद को लेकर भारत और फ्रांस के जो बीच है सरकार और कंपनियों के बीच जो है सहमति बन गई। लेकिन अभी इसकी जो है कीमत वो कुछ दूसरे तकनीकी मुद्दों को अंतिम रूप दिया जाना है। यही वजह है कि सारी तैयारियों के बावजूद पिछले हफ्ते पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच जो हुई द्विपक्षीय जो वार्ता है वो ज़्यादातर जो है संयुक्त बयान में इसका जिक्र नहीं किया गया था। आगे चलें तो देखा जाए तो ये पॉलिटिकल इशू का है। देखिए, भूमि सम्मान में छाए रहे उड़ीसा व मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश खाली रहा हाथ। कहा जा रहा है देखिए कि भूमि संबंधी जो अभिलेख को डिजिटलीकरण के रूप में ये न्यूज़ है तो के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम चला रहा है। भूमि प्रबंधन और भूमि संबंधी विवादों को खत्म करने में महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट काम करने वाले राज्यों के अफसरों को जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश के अधिकारी छाए रहे। 9 राज्यों के सचिव सहित 68 जिलों के अफसरों को भूमि सम्मान प्रदान किया गया। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य जो है इस सूची में स्थान नहीं बना सके। और इसमें देखेंगे बिहार का भी अगर देखा जाए तो बिहार का भी स्थान रहा है इसमें। बिहार के 5 जिलों के 15 और असम के जिले में 3 अफसरों को ये पुरस्कार दिया गया है। चीज़ें बिहार में भी दिया गया है। चंद्रयान 3 ने तीसरी कक्षा को बदलने की प्रक्रिया पूरी की। मतलब चंद्रयान 3 जो है की कक्षा फिर बदली गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने मंगलवार को चंद्रयान 3 की कक्षा बदलने की प्रक्रिया अर्थबाउंड फायरिंग तो 3 को माने पूरा कर यान को पृथ्वी की अगली बड़ी कक्षा में भेज दिया। अर्थ बाउंड फायरिंग 3 की प्रक्रिया को इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क बेंगलुरु से पूरा किया गया था। इसरो ने बताया कि अब 20 जुलाई को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच कक्षा बदली जाएगी। मकोका की तर्ज पर राजस्थान विधानसभा में पारित हुआ राकोका मतलब क्या? राजस्थान जो है आपका कहा जा रहा है राजस्थान में संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए अशोक गहलोत सरकार ने कानून बनाने जा रही है। मंगलवार को राज्य विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। राज्यपाल को मंजूरी के बाद यह कानून रूप लेगा। माकोका जो है या फुल फॉर्म देखा जाए तो महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट की तर्ज पर राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक यानी राजस्थान कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट राकोका करवाया गया था। विधेयक में किए गए प्रावधान के अनुसार गिरोह बनाकर अपराध करने वालों की संपत्ति जब्त होगी जिसे सरकार अपने कब्जे में ले सकेगी। अपराधियों की संपत्ति या पैसा अपने कब्जे में रखने वालों को ही सजा मिलेगी। अगर चलें तो देखिए ये चीज़ आपका IR का न्यूज़ होगा, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप देख लेंगे। चाहिए ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है कि फ्रांस का प्रकार होता है हमारा मैत्री। थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्वाभाविक साझेदार हुए भारत और UAE के बीच में। देखा जाए कहा जा रहा है
कि प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की यात्रा के दौरान यूएई पहुंचे। पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूएई की जो रिश्ते हैं हमारे व्यापारिक साझेदार से कहीं आगे बढ़कर एक स्वाभाविक साझेदार के श्रेणी में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के तरह यहाँ देखा जाए, इसी यही वजह है कि हमारा भारत की जो लुक ईस्ट नीति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की अपनी कूटनीतिक क्षमता है, इसे स्टेट टू स्टेट के साथ पर्सन टू पर्सन आधारित संबंधों को मजबूत दिया है। पिछले वर्ष जब मोदी यूएई पहुंचे तो राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान प्रोटोकॉल तौर को स्वयं अबू धाबी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंच गए थे। अब देखा जाए तो इसी कड़ी में एक चीज़ यहाँ जा रहा है, एक सम्मान मिला है उनको कि जब यूएई ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया था, उसको सम्मानित किया है। ये आपको यहाँ बैक पीछे का बेसिक चीज़ यहाँ आ रहा है कि उन्होंने मोदी ने अगस्त 2015 में पहली बार यूएई का दौरा किया था। यहीं से दोनों मतलब ये कहा जा रहा है कि मतलब भारत और यूएई के बीच जो रिश्ते की शुरुआत हुई है कैसे हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि दौरा किया, यहीं से दोनों देशों के परिवर्तन आना शुरू हो गया था। इस दौरे में 35 वर्षों से उस दूरी को पाटने की प्रक्रिया आरंभ की थी जो 1981 के बाद नियमित हुआ था। इस दूरी को पाटने में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति को श्रेय देना चाहिए। उन्होंने इस समय यूएई को महत्व दिया था जब वह भारतीय विदेश नीति के एजेंडे का मुख्य विषय नहीं था। पाकिस्तान इसका फायदा उठा रहा था और प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिशा में निर्णायक पहल 2017 में की जब भारत के प्रधानमंत्री जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर मोहम्मद बिन जायद को नालान की मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण दिया था। उस समय यूएई के राष्ट्रपति नहीं बल्कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस थे। तकनीकी रूप से माना जाता है कि भारत और यूएई संबंध 3E मतलब क्या, एनर्जी, इकोनॉमी और एक्सपेट्रिएट यानी अप्रवासी भारतीय प्रधारित है। उल्लेखनीय अगर देखा जाए तो 2022-23 के दौरान यूएई भारत के कच्चे तेल की आपूर्ति करने के देशों में अग्रणी रहा है, जिसकी भारत के तेल में 10% की हिस्सेदारी रहा है। यूएई अब अपनी तेल आधारित अर्थव्यवस्था को बदलना चाहता है, वो अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाना चाहता है। ऐसे में उसे भारत के सहयोग की जरूरत होगी, अब देखें जाएंगे कि और भी चीज़ें इसमें है कि भारत और यूएई के बीच बढ़ रहे संबंधों में पिछले वर्ष हुआ समग्र आर्थिक समझौता जो है वैल्यू एडिशन कर रहा है। मतलब पिछले एक दशक के दौरान भारत की ओर से किया गया यह पहला मुक्त व्यापार समझौता है जिसके बहुत बड़े मायने हैं, अपना मायना भी है, अपने मायने हैं। भारत 2027 तक अपनी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाकर $5 ट्रिलियन करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को वर्ष 2030 तक निर्यात को बढ़ाकर $1 ट्रिलियन तक ले जाना होगा। संभव है कि इसमें CEPA अहम भूमिका निभाएगा। वैसे रूस ने युद्ध ने खाड़ी देशों को खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया है। अरब वर्ल्ड का 60% खाद्यान्न रूस और यूक्रेन से आता है। अब यूएई और युद्धोत्तर काल में खाद्य सुरक्षा पुख्ता करना चाहता है। इसके साथ ही यूएई की भारत की हथियारों में भी दिलचस्पी है। तो ये बहुत ही अच्छा, देखिए ये भी आपका है आत्मनिर्भर होने के सूत्र क्या है, इसमें भी आपको पढ़ा जा सकता है। मीन्स के इंपॉर्टेंट को इसे देखा जाए तो बहुत ही अच्छा न्यूज़ होगा कि इन दिनों आत्मनिर्भर भारत की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि दरअसल आत्मनिर्भरता किसी देश के लिए आधारभूत समझ सकता है। आत्मनिर्भरता जो है, आत्मनिर्भरता क्या है तो किसी देश के लिए एक आधारभूत समझ सकता है और वहाँ के सुख में जीवन का आधार भी। इसलिए आत्मनिर्भरता की उपयोगिता हमेशा से रही। यहाँ योगिन परिस्थितियों के अनुरूप इसमें न्यूनाधिक अभाव अवश्य रहा है। प्राचीन समय में मानव जीवन का दायरा सीमित होने तथा आवश्यकताओं की कमी कारण मनुष्य दूसरों पर निर्भर नहीं था, परंतु निरंतर वैज्ञानिक प्रगति होने से सुविधाओं की मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई है और परिणाम स्वरूप देखा जाए दूसरों पर निर्भरता बढ़ती चली गई, जिससे दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं भी महंगी हो गई है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव हम आम जनमानस पर पड़ा है। इसका देखा जाए सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ा है तो आम जनमानस पर ही पड़ा है। और पिछले वर्षों दुनिया में कई कोविड की त्रासदी ने लोगों से अगर रोजगार छीन लिया, देश में बेरोजगार और भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। इसी संकट काल में न केवल सरकार को बल्कि बेबसी के शिकार लोगों को भी आत्मनिर्भरता में ही जीवन का स्थायी समाधान दिखा है, जिससे देशवासियों में आत्मनिर्भरता का भाव प्रबल हुआ है। यहाँ पे देखा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है कि ये आत्मनिर्भरता कैसे बने। ये जो क्वेश्चन है आत्मनिर्भरता कैसे बने, उनका ये कहना है कि देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है, जिसमें लगभग 90 करोड़ आबादी कृषि पर आधारित है। हमारा जो भारत है वो लगभग 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें लगभग 90 करोड़ की आबादी जो है हमारे किस पे है, कृषि पर आधारित है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग 46% है। आत्मनिर्भर होने के लिए इसकी भागीदारी को और अधिक बढ़ाना होगा, क्योंकि गाँवों को सशक्त किए बिना आत्मनिर्भरता की कल्पना मुमकिन नहीं है। किंतु वास्तविक आत्मनिर्भरता बौद्धिकता के ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। सामान्यतः बौद्धिक ज्ञान के प्रमुख स्रोत देश के शैक्षणिक संस्थान होते हैं, परंतु इसी तरह भी बौद्धिक ज्ञान को ठोस आधार मिलता है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। इसी ध्येय के साथ आगे बढ़ने वाले मदन मोहन मालवीय का कहना है कि विद्यार्थियों को केवल अपना पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। वे खाली समय में सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करें, विद्वानों की सभाओं में जाकर उनके व्याख्यान सुने। इससे बौद्धिक ज्ञान में अभिवृद्धि होगी, जीवन की समस्याओं से जुड़ने और उन्हें समझने का अवसर मिलेगा। आत्मनिर्भरता के बिना सुख की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए बौद्धिक आत्मनिर्भरता की परीक्षा उसके परिणाम पर निर्भर करती है। यदि परिणाम सकारात्मक न हुए तो बौद्धिक आत्मनिर्भरता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कहकर ऋषियों ने बौद्धिक आत्मनिर्भरता के परिणाम को उद्घोषित भी किया था। बिना किसी भेदभाव के
बिना किसी भेदभाव के सबके मंगल की कामना जहाँ उनकी उदार चिंतन दृष्टि के परिचायक है, तो वहीं तत्कालीन शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को भी प्रकट करती है। देखा जाए तो बौद्धिक ज्ञान यदि मानव कल्याण के लिए नहीं है तो फिर इसका कोई प्रयोजन नहीं है, परंतु बौद्धिक ज्ञान को केवल मानव कल्याण तक ही सीमित रखना संकीर्णता और स्वार्थ का परिचायक है। बौद्धिक आत्मनिर्भरता के लिए श्रद्धा और समर्पण भी जरूरी है। इनके लिए बिना बौद्धिक आत्मनिर्भरता नहीं आ सकती। जब तक देश का प्रत्येक व्यक्ति आत्मोद्धारक नहीं बनेगा तब तक आप अपेक्षित परिणाम नहीं हो सकेगा। समग्र राष्ट्रीय विकास की कल्पना इसके बिना नहीं की जा सकती है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शब्दों में कहा था कि आत्मनिर्भरता में अनूठा आनंद है। देखिए आत्मनिर्भरता, ये कि आपको ऐसे का टॉपिक ही बन सकता है ये आपका, और बीपीएससी मेंस में ही पूछा जाता है जी 1 या 2 में। आत्मनिर्भरता में उठा, पर इसके लिए स्वयं को सदा बौद्धिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखना जरूरी है। अतः निष्कर्ष है यहाँ पे कि निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि बौद्धिकता आत्मनिर्भरता जो आत्मनिर्भरता की गंगोत्री है और सामाजिक उत्थान का प्रथम एवं अंतिम सोपान है। बहुत ही अच्छा टॉपिक था ये, इसको आपको नोट्स बनाने की जरूरत है। चला जाए तो आगे देखें जाए तो आज का जो कोई खास और आज जो न्यूज नहीं है और आगे का जो मैं डिस्कस करूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जो ही हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज आती है, चाहे पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो। इसलिए जो इंटरव्यू न्यूज़ होता है मैं इसको डिस्कस करता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि कृपया जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको जो आने वाले नोटिफिकेशन होगा आपको आसानी से प्राप्त हो सकेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।